See, this is our last chapter. I mean, the chapter which is pending, and that is technical analysis. Now, basically, what do you mean by technical analysis? It is actually the forecasting of the direction of the prices that has been shown in the market, right? It is related to securities, prices of the securities. See, in finance, technical analysis is a security analysis discipline for forecasting the direction of prices through the study of past market data. जब आप past data पढ़ते हो, मतलब past में ये टाइम पे इस इकोनॉमिक कंडीशन में प्राइस राइज हुआ था कि डिक्लाइन हुआ था, प्राइमरीली प्राइस क्या थी उसकी, उसका वॉल्यूम क्या था, ये सब चीज़ें पढ़ के आप मतलब देख कर आज की फोरकास्टिंग में सॉरी फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हो आप। तो इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मतलब जैसे जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं जब आपको बोलते हैं कि ये टाइम पे शेयर खरीदना और बेचना सही होता है, सो ये एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, टेक्निकल एनालाइज करके टेक्निकली आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट में किस टाइम पे शेयर्स को खरीदना चाहिए और शेयर्स को बेचना चाहिए, सिक्योरिटीज को खरीदना चाहिए और सिक्योरिटीज को बेचना चाहिए। Behavioral economics and quantity analysis incorporate substantial aspects of technical analysis. मतलब जो जो जिस तरीके से मार्केट रेस्पॉन्ड करता है ना इकोनॉमिक कंडीशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सब्सटेंशियल एस्पेक्ट होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, और उसी के कॉन्ट्राडिक्शन में हम बात करेंगे अभी, मतलब आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो इसी के रिलेटेड बात हम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सच एज फोरकास्ट सच फोरकास्टिंग मेथड्स आर वैल्यूलेस। जब हम वीक फॉर्म पढ़ रहे थे ना, वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड सेमी सेमी स्ट्रॉन्ग, उसमें आपने देखा होगा वीक फ्रॉम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में आपको इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ जो ओपन इंफॉर्मेशन है ना पब्लिक के लिए दैट वाज अवेलेबल। जो प्राइवेट कंपनी की जो इन कंपनी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए वो इंफॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है वीक फॉर्म में। तो कैसे पता चलेगा उससे कि आप कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं मार्केट में, आपका सिक्योरिटी प्राइसेस कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। Since price follow a random walk or are otherwise essentially unpredictable, तो हमने देखा है जैसे रैंडम वॉक थ्योरी में कि रैंडमली मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं वो, पर वाकई में ऐसा थोड़ी ना होता है। जब इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है तो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, कुछ भी आपने पॉलिटिकल चेंजेस आ गई तो भी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब रैंडम वॉक थियरी वो ये बोलने की ट्राई कर रहा है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है अगर रैंडम वॉक के हिसाब से अगर प्राइसेस मूव कर रहे हैं तो। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि रैंडम वॉक थियरी के रूल्स अप्लाई हों एवरी टाइम। मतलब रैंडमली मार्केट रेस्पॉन्ड नहीं करता एवरी टाइम। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस इज अ ट्रेडिंग टूल एम्प्लॉयड टू इवैल्यूएट सिक्योरिटीज। मतलब हम सिक्योरिटीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं थ्रू देयर प्राइजेस, प्राइस मूवमेंट के जरिए, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रेडिंग एक्टिविटी को गैदर करना, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गैदर करना सच एज प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम। मतलब कितना शेयर प्राइस बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, मार्केट में शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी और रीजन की वजह से, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन चेंज होने की वजह से। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है ना, हम लोग को प्राइस मूवमेंट के बारे में बात करता है और अपनी सिक्योरिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए एनालिटिकल टूल्स देता है। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस बिलीव पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी, जितना पास्ट में कैसे ट्रेडिंग हुआ था, एंड प्राइस चेंजेस ऑफ अ सिक्योरिटी आर बेटर इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटीज लाइक फ्यूचर प्राइसेस मूवमेंट्स देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब वो बेसिकली क्या बोलने की ट्राई कर रहा है कि जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो ज़्यादातर पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है।
और कैसे हमारे सिक्योरिटीज ने तब परफॉर्म किया था उस टाइम पे, उसके हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं rather than calculating intrinsic value of the security. मतलब हम उस पर डिपेंड ना करें कि मार्केट में सिक्योरिटी की वैल्यू क्या चल रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पे डिपेंड नहीं करेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी का एसेट्स, लाइबिलिटीज, परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट्स कैसे हैं, उसके हिसाब से सिक्योरिटी का वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। रादर वी विल कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मूवमेंट्स that it is going to take maybe in the future. समझ में आ रहा है? Is it clear? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नाउ डो जॉन्स, अभी अब बहुत फेमस है ये टेक्निकल एनालिसिस में ना, उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए थे। डो थ्योरी उसे कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्लीन्ड फ्रॉम डो थ्योरी। मतलब किस में से क्रिएट हुआ ये? डो थ्योरी में से। ये ना एक्चुअली डो जॉन्स करके एक क्या कह सकते हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, अ थ्योरी अबाउट ट्रेडिंग मार्केट मूवमेंट्स। मैंने आपको बताया ना, ये पूरा मार्केट मूवमेंट्स की बात करता है, मतलब प्राइस मूवमेंट्स, दैट केम फ्रॉम अर्ली राइटिंग्स ऑफ चार्ल्स डो। Two basic assumptions were there and two underlying basic assumptions were there. क्या? That first is market price discounts every factor. मतलब जो मार्केट प्राइस है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर फैक्टर को डिटरमाइन करता है मार्केट प्राइस। अगर आप मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर लोगे ना, तो वो आपको सिक्योरिटी का हर एक फैक्टर के बारे में आपको वो जानकारी दे देगा। मार्केट प्राइस डिस्काउंट्स एवरी फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी प्राइसेस। मतलब जो मार्केट में रोल प्ले हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट इज लाइक हम बोलते हैं ना वो बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट। सो वो मार्केट की वजह से पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर मार्केट में, बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट। ठीक है, सो मार्केट प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट प्योरली रैंडम। अब ये तो जरूरी नहीं है वो कंप्लीटली रैंडम हो, ठीक है, प्योरली रैंडम हो मतलब कंप्लीटली रैंडम हो, बट मूव इन आइडेंटिफाइबल पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। तो तभी तो हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं ना। ट्रेंड मतलब पहले कैसे इसने बिहेव किया और अब कैसे बिहेव करेगा वो, ठीक है, किस पैटर्न में ग्रो करेगा। तभी तो हम अंदाजा लगाते हैं ना कि नहीं नहीं अब मत बेचो, ये और शेयर प्राइस और बढ़ेगा, अब रुक जाओ। तभी तो अंदाजे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल पैटर्न्स होते हैं जो जो हम ट्रेंड्स के हिसाब से कैलकुलेट करके लगा सकते हैं, दैट रिपीट ओवर टाइम। मतलब बार बार वो रिपीट होता है, कभी बढ़ेगा तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो रिपीट हो रहा है ना उसका मूवमेंट। सो वो हम टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो कुछ सर्टेन अजम्पशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या अजम्पशंस पे डिपेंड करता है कि प्राइसेस है ना वो पर्टिकुलर मूवमेंट में ही जा रही हैं, बढ़ रही हैं तो बढ़ रही हैं, कम हो रही है तो कम हो रही है, ठीक है। मतलब उनको ना बोला गया है, मतलब अजम्पशन लिया गया है कि प्राइसेस फॉलो अ पर्टिकुलर मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ऑफ कोर्स प्राइसेस तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है ना। किसी शेयर का आपने ज्यादा डिमांड हो गया, पब्लिक ने ज्यादा खरीद लिया, तो अब तो शेयर प्राइस बढ़ना ही है उसका, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई आर अफेक्टेड बाय सर्टेन रैशनल एंड इरैशनल फैक्टर्स। रैशनल बोले तो लॉजिक, एंड इरैशनल बोले तो जो जो हम जैसे हमारी थिंकिंग होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इरैशनल, नहीं मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा, लॉजिकली तो मैं नहीं सोच रही, बट बिकॉज आई फील, आई हैव एन इंट्यूशन, सो दीज आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मार्केट प्राइसेस, ठीक है। every kind of price is sensitive every kind of price sensitive information is discounted into prices, which is the base of predicting near future price movement। मतलब आप ना बहुत, प्राइस इज अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये जो
इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो अपने फ्यूचर को, कैसे डिपेंड करते हो आप अपने मतलब शेयर प्राइस जो मूवमेंट चल रही है उसको आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अगर आपने गलत प्रेडिक्ट कर लिया तो लॉसेस में भी जा सकते हैं, इसीलिए इसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोला गया. प्राइजेस फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ, एक वो पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली. जैसे रिपीटेडली वो बढ़ रहा है तो आप देखो कि बड़ा 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 फिर जाके नीचे आया, कब कम हुआ. ठीक है, तो सडनली बढ़ने के बाद सडनली वो कम नहीं होगा, ऐसा उसका अजम्पशन है. बट रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है, बढ़ने के बाद सडनली वो कम भी हो सकता है. ठीक है, कुछ कुछ अजम्पशंस अभी देखो रॉन्ग भी प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट ऑपोजिट वे में हो सकता है. सो दिस रेपुटेशन प्रोवाइड्स अ चांस टू टेक इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजंस. मतलब ये रेपुटेशन से आपको पता लग जाएगा कि मुझे शेयर खरीदना है, मतलब इन्वेस्ट करना है, कि बेचना है या डिसइन्वेस्ट करना है. डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब बेचना, इन्वेस्टमेंट मतलब खरीदना. ओके, सो प्राइस मूवमेंट इज सपोर्टेड बाय ट्रेडेड वॉल्यूम. मतलब आप कितने शेयर्स में खरीदना चाहते हैं, कितना वॉल्यूम में आप ट्रेड करना चाहते हैं, उस पर भी प्राइस मूवमेंट डिपेंड करते हैं. ठीक है, सो ये सारी अजम्पशंस दी हुई हैं. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है, अब ये दो तीन जो प्रिंसिपल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तीन ही है मेरे ख्याल से, पर बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से तीन बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं? मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. सबसे पहले मैंने इस चैप्टर शुरू करते ही बता दिया, मार्केट इज एवरीथिंग. अगर आप देखोगे तो मार्केट का क्या, मार्केट में जो फैक्टर्स है ना, वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एक स्टॉक के प्राइस पे. आप देखो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का, डीमोनेटाइजेशन का, जीएसटी का, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. अब वो जो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा ना, उसकी वजह से शेयर प्राइसेस का जो मूवमेंट होता है ना, वो चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है. सो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. बिकॉज ऑफ मार्केट द स्टॉक प्राइसेस कैन बी एनालाइज्ड. ठीक है, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स. अब वो एक और चीज की बात करता है ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस में. टेक्निकल एनालिसिस के 3 प्रिंसिपल्स है. पहला मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, नेक्स्ट इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड. मतलब एक ना ट्रेंड होता है उसका, ट्रेंड. जैसे कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा. सो दीज आर द ट्रेंड्स, दीज आर द पास्ट ट्रेंड्स जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं और अपने अजम्पशंस को लगाते हैं, फ्यूचर अजम्पशंस. It can be short term, it can be medium term, it can be long term trend. ठीक है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ. मतलब मैंने बताया ना आपको, टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ मीन्स पास्ट. हिस्ट्री मीन्स पास्ट. पास्ट में ये टाइम पे ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे सेल्स में, ऐसे टारगेट के टाइम पे हमारे मार्केट में सिक्योरिटीज का क्या रोल था. मतलब वो बढ़ रहा था, कम हो रहा था, तो इस टाइम पे भी वो बढ़ेगा और कम होगा फ्यूचर में. सो ये साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो मेन आपका चैप्टर यहाँ से अभी शुरू हो रहा है. अभी तक तो हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या, टेक्निकली उसको एनालाइज करना, स्टैटिस्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी, पर्टिकुलर सिक्योरिटी इन द मार्केट, राइट. इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस. अब ना टेक्निकल एनालिसिस के ना कुछ टूल्स होते हैं. सबसे पहला होता है चार्ट. आप देखोगे ना, इसको कहते हैं चार्टिंग, या तो चार्ट टाइप्स कह दो या तो चार्ट कह दो. अब सॉरी, चार्टिंग कह दो. अब है ना, ये टेक्निकल टूल होता है. टूल मतलब किसके जरिए आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं. टेक्निकली आप किसी सिक्योरिटी के प्राइसेस को कैसे एनालाइज करोगे, उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए ना, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए आपको. तो टेक्निकल टूल होता है एक चार्टिंग जिसे कहते हैं. आप इसे बेसिकली चार्ट भी कह सकते हैं. चार्ट जैसे लाइन बार ग्राफ होता है, जैसे हिस्टोग्राम होता है, आपने देखा होगा चार्ट्स होते हैं ना,
चलो वो तो हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, मैथ्स में पढ़ चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, बट अब हम जो चार्ट्स पढ़ रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के हैं। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं और चार्ट्स होते क्या। टेक्निकल एनालिसिस इज डन बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स। जब हम टेक्निकली किसी सिक्योरिटी के बारे में प्राइजेस की जानकारी निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसको किसके जरिए करते हैं? टेक्निकल चार्ट्स के जरिए। मतलब आप टेक्नीशियंस जो भी हैं, एक्सपर्ट्स जो भी हैं, उनको चार्ट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है। किसके लिए? प्राइसेस और वॉल्यूम के लिए, कि कितना ट्रेड करे, कितना मार्केट में प्राइसेस का फ्लो चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, कैसे मूवमेंट चल रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर, आई मीन मार्केट का क्या इम्पैक्ट है इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस पे। ये सब एनालाइज यहाँ से हो सकता है टेक्निकल चार्ट्स के जरिए। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान देके सुनोगे तो। The purpose of chart reading or chart analysis is to determine probable strength of demand. मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है वर्सेस प्रेशर ऑफ द सप्लाई। मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है और आप कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता लग जाते हैं। किसके जरिए? चार्ट्स के जरिए। ठीक है, एट वेरियस प्राइसेस, मतलब अलग अलग प्राइसेस पे क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, एंड दस टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबल डायरेक्शन इन विच स्टॉक विल मूव। अब उसकी वजह से मुझे पता लग जाएगा कि अब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड वेयर इट विल प्रोबेबली स्टॉप, कहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो इसके जरिए तो हम पहचान सकते हैं ना मार्केट में प्राइस का ट्रेंड। ठीक है, तो अभी है ना, आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देखो। फॉर क्रिएटिंग चार्ट, फॉर क्रिएटिंग नहीं, क्रिएटिंग होना चाहिए, क्रिएटिंग चार्ट एनालिस्ट यूजुअली यूज, जो एनालिस्ट्स होते हैं ना, जो जान पहचान करते हैं, निकालते हैं उसमें से, टूल में से जानकारी निकालते हैं, एक्सपर्ट्स जिससे हम टेक्नीशियंस भी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं? वो चार्ट्स में से क्या करते हैं? दे यूजुअली यूज एनी स्टॉक्स ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। मतलब ये चार प्राइसेस के जरिए आप लगा सकते हो, पहचान सकते हो चार प्राइसेस को लगाकर कि मेरा आगे फ्यूचर में स्टॉक प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा किसी ने किसी कंपनी के शेयर प्राइस में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में सॉरी, तो ना आप जैसे अभी आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशंस आ गई हैं, वो डाउनलोड कर लो, उससे पता लग जाएगा कि किस में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो आगे उसका टारगेट प्राइस क्या दिया हुआ है। अभी टारगेट प्राइस अगर समझो आपने शेयर खरीदा 3200 रुपये में, 3200 में, उसका टारगेट है, टारगेट प्राइस दिया होता है ना एप्लीकेशन में, आप देखोगे उसमें जाओगे ना, जब आप साइन इन करोगे तो आप देखोगे आपने इसमें इन्वेस्ट किया है और इस पर्टिकुलर शेयर का टारगेट प्राइस है समझो 4500। तो ये टारगेट प्राइस कैसे निकाल के देते हैं वो, कि इतना बढ़ेगा ही, वो ये टेक्निकल एनालिसिस करके तो निकाल के देते हैं आपको टेक्नीशियंस। आ रही है बात समझ में? तो कोई भी होगा ना तो सोचेगा 4500 तक बढ़ेगा, सो वी विल वेट अप टू दैट पॉइंट। उसके बाद वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि टेक्नीशियंस ने जो अंदाजा लगाया है वो 4500 तक लगाया है। देखो जरूरी नहीं है 4500 तक जाए, वो जाएगा, ऊपर जाएगा वो, पर उसके बाद वो क्या पता 3800 के बाद ही नीचे भी आ जाए वापस। सो इट्स योर लक, लाइक आपने अगर बेच दिया तो प्रॉफिट अर्न किया, उसके बाद आपकी लक है, और बढ़ा तो फिर आपकी लक बेकार निकली, मतलब आप और भी वेट करते तो और भी अर्न कर सकते थे प्रॉफिट्स, बट आपने क्योंकि वेट नहीं किया, यू आर इम्पेशेंट, आपने बेच दिया और आपको उतना प्रॉफिट ही चाहिए था थोड़ा सा, तो फिर ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये जो टारगेट्स दिए जाते हैं ना, that is given by technicians to these technical tools, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं चार्ट्स के फॉर्म में, चार्टिंग जिसे कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट तो समझ लिया, आप टाइप्स ऑफ चार्ट देखिए, बहुत इजी होता है ये चार्ट्स। टेक्निकली आपको एनालाइज करके देते हैं, कि प्रेडिक्ट करके देंगे अबाउट द नियर फ्यूचर, कि नियर फ्यूचर में आपके आफ्टर मेकिंग अ स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा, आपका मतलब पर्टिकुलरली शेयर प्राइस क्या होगा, कहाँ पे जाके आपका ये रुकेगा प्राइस। ठीक है, तो सब चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला लाइन चार्ट, बार चार्ट,
पॉइंट एंड फिगर चार्ट, जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल के जैसे दिखता है ये, इसके ना इसका नाम इसका ना कैंडल कैंडल दे दिया, मतलब जापानीज कैंडल स्टिक। कैंडल की स्टिक कैसे होती है, डंडी उसकी। सो इट लुक्स लाइक दैट, देयरफॉर दे हैव रेफर्ड टू इट एज जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट। आर यू फॉलोइंग मी? इज देयर एनी डाउट? आपको ऐसे लग रहा है कि हैवी हो रहा है या नहीं समझ आ रहा है, बहुत चीज़ें टेक्निकल हैं, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप अभी पूछ लीजिए, बिकॉज हम लोग थोड़ा और है सारा कुछ सिंपल, बट देन थोड़ा डिटेल में शुरू कर रहे हैं ना। सो अभी तक कुछ डाउट है तो प्लीज़ क्लियर इट आउट। यस, No, ma'am, no you doubt. can unmute and reply. Okay, किसी को भी No डाउट doubt, नहीं है? ma'am. ओके No. ओके ओके। सो 4 टाइप्स, बहुत सिंपल और बहुत बहुत इजी, अगर आप ध्यान देके सुनोगे ना तो आपको बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में। अब सबसे पहला है लाइन चार्ट। लाइन के जैसे दिखता है ना ये लाइन, लाइन समझती है लाइन कैसे होती है? ये देखो, पहले ना मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ फिर देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ये लाइन दिख रही है आपको, लाइन पतली सी लाइन, फिर डॉट 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 बने हुए हैं। सो दिस इज ओपनिंग प्राइस, ये हाई प्राइस, ये लो प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस। फिर इधर हाई प्राइस इधर फिर से है, फिर नीचे 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 आया, यहाँ पे बंद हो गया, बंद हो गया तो क्लोजिंग प्राइस। दिन की शुरुआत में वो ओपनिंग प्राइस दिखाता है और दिन के एंड में वो क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। आपको पता होगा मार्केट की बात जब हम करते हैं, सिक्योरिटी प्राइसेस की जब हम बात करते हैं, वो डे के हिसाब से करते हैं, एक दिन में, दिन दिन की बात करते हैं यहाँ पे, एज पर डे व्हाट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसमें मंथली, इसमें वीकली नहीं बात किया जाता है, ये आपको पता होगा शेयर्स के बारे में। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्टिंग, सबसे बढ़िया सबसे सिंपल है। वेरियस प्राइसेस आर डिस्क्लोज्ड हियर एट अ पर्टिकुलर डे और अक्रॉस द डेज, मतलब इतने दिनों में इतना प्राइस बढ़ रहा है, या एक दिन में इतना, दिनों के बारे में बात चलती है यहाँ पे, डेज के बारे में। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ and then these are joined with the help of a line in a chronological order. Am I audible clearly? Guys, am I audible? Because it shows me my internet connection is unstable. Yes, ma'am. Okay, do let me know if my voice is not clear, because today at my end there is some internet connection problem. Okay, anyways, so prices are either of a particular day or across the days. So उन prices को क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और उन पॉइंट्स को बाद में ज्वाइन करके एक लाइन से जोड़ा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट है तो ज्वाइन कर दो, फिर ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट है तो ज्वाइन कर दो, डेट के हिसाब से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट, मतलब सेकंड डेट, फोर्थ डेट, सेकंड डेट, सॉरी फोर्थ डेट, फिफ्थ डेट, नाइन्थ डेट, 11th डेट, ऐसे करके ना पॉइंट्स होंगी, उनको आप ज्वाइन कर दोगे तो वो आपको बता देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मूवमेंट क्या है प्राइस की। ठीक है, आप ट्रेंड्स बताएगा, डाउन ट्रेंड्स बताएगा। ठीक है, can easily be identified in the line charts, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, लिटिल लेटर ऑन बताऊंगी मैं आपको, ये अभी आएंगे। रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होती है, सपोर्ट पॉइंट क्या होती है, आई विल टेल यू। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, उसके बारे में आएगा नीचे बाद में। तो ये देखो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के ऊपर लाइन बना दी, लाइन से पता लग गया कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये देखो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा बड़ा, ये देखो इसका ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड ही तो है। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है, ट्रेंड, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब थोड़ा नीचे आया तो नीचे ही जा रहा है, वो कंटिन्यू ऐसे बढ़ा नहीं, नीचे ही आ रहा है। देखो डाउन ट्रेंड बोलते हैं इसको, डाउन ट्रेंड। और फिर बड़ा 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 इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। फिर नीचे आया और दिन का क्लोजिंग टाइम आ गया 3:15, 3:30 क्लोजिंग टाइम होता है मार्केट का। तो उस टाइम पे जब क्लोज हुआ ना तो ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आया। समझ में सबको क्लियर हो रहा है? ये हो गया लाइन ट्रेंड, लाइन चार्ट, सॉरी ट्रेंड नहीं, सॉरी लाइन चार्ट। इसमें मुझे ट्रेंड पता चलता है प्राइस का, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ लाइन ट्रेंड? पक्का कुछ डिफिकल्ट लगा? No, ma'am. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बार चार्ट,
अब लाइन चार्ट तो पढ़ लिया, अब बार चार्ट क्या होता है? मोस्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन charging use bar charts primarily because they have meaning familiar to the technical analyst and also because these charts are easy to draw. अब ये बहुत इजी भी होते हैं ड्रॉ करना और टेक्निकली इसको समझना भी बहुत इजी होता है। तो एनालिस्ट है ना ज्यादा से ज्यादा बार चार्ट पे डिपेंड करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब होता क्या है, इसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नीचे लिखा हुआ है टू प्लॉट अ बार चार्ट वन शुड हैव 4 डेली डेटा। डेली मैंने फिर से बता रही हूँ मैं आपको, डे वाइज होता है ये, एक दिन की डेटा होना आपके हाथ में जरूरी है। कौन सी चार चीजों की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए डेली बेसिस पे? ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। अब आप देखो, ये आपका ये आपका क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट प्राइस है एक, ये पर्टिकुलर इस लाइन को देखो, हाँ इस लाइन को, ये एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी है जिसके बारे में ट्रेंड बता रहे हो, ट्रेंड बता दिया चार्ट में। अब ट्रेंड में ये सबसे जो ऊपर है वो हाईएस्ट ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोजिंग है, यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, अच्छा ये ओपनिंग है आपका, और ये ओपनिंग के जो नीचे आएगा वो लोएस्ट ट्रेंड होगा। समझ में आया? ओपनिंग से भी नीचे मतलब आपने जिस दिन खरीदा, जिस दिन ओपन हुआ मार्केट, उस टाइम पे प्राइस जो था उसके भी नीचे जाएगा, मतलब वो लोएस्ट। उसके थोड़ा ऊपर क्लोजिंग होता है, लेकिन क्लोजिंग के भी अगर ऊपर चला गया तो वो हाईएस्ट प्राइस कंसिडर होता है। वो आपको पहले ही बता देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकली एनालाइज करके एक्सपर्ट्स आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही तो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं ना शेयर्स को, ठीक है। बस वही जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस जो होती है ना वो राइट हैंड साइड बताई जाती है बाहर में। ये देखो, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ पे ओपनिंग है, पता कैसे चलेगा? ये जो लाइन है ना राइट हैंड साइड निकल के आ रही है, ये क्लोजिंग प्राइस है। और जो ये लाइन निकल के आ रही है ना लेफ्ट हैंड साइड बाहर निकल के आ रही है, दैट इज ओपनिंग प्राइस, ठीक है। इतना समझ में आया? लिखा हुआ है आप पढ़ोगे तो, लेफ्ट हैंड साइड ऑन द बार, opening price of the security will be plotted on the left hand side of the bar and closing price on the right hand side of the bar. A bar is formed by joining the highest price and lowest price of a particular day by vertical line. अब क्या किया, ये लाइन निकाल दी मैंने, ये देखो ये लाइन निकाल दी और ये लाइन लेफ्ट हैंड साइड से निकाल दी। यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दिया, उससे पता लग जाएगा कि आपका हाईएस्ट प्राइस कितना है और लोवेस्ट प्राइस कितना गया एक दिन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बार चार्ट। जो सबसे टॉप पे होता है वो हाईएस्ट प्राइस दिखाता है और जो सबसे बॉटम में होता है वो लोवेस्ट प्राइस दिखाता है। वेरी सिंपल। इतना सबको क्लियर है? कम ऑन क्विकली गिव मी योर आंसर। Yes, ma'am. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पॉइंट, पॉइंट दिख रही है, फिगर्स दिख रहे हैं आपको, एक्स 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 ओ ओ ओ। सो पॉइंट, हाँ एक मैम। पॉइंट पे आपने फिगर ड्रॉ कर दिया, कोई तो फिगर, कोई तो फिगर, तो यहाँ पे इन्होंने एक्स ओ करके लिया। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट। सबसे पुराना मेथड है। इट कंसिडर द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे शेयर प्राइस मूव करेगा। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखो, इन दिस चार्ट ईच प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। एक एक प्राइस को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये देखो ये एक प्राइस है एक्स, फिर ऊपर गया तो एक और एक्स, फिर ऊपर गया तो एक और एक्स। अब देखोगे ना आप ओ वो नीचे नीचे आ रहे हैं, नीचे नीचे। अब मतलब पता कैसे चले एक्स किसको बोल, एक्स डाउनवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ मतलब जो जो अपवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? ये देखो, जब अपवर्ड की बात करें ना तो एक्स एक्स करके बनाओगे आप, एक्स और ओ में से जो जो एक्स है वो अपवर्ड प्राइस मूवमेंट की बात करता है। मतलब जहां आप एक्स 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 देखोगे ना मतलब वो अपवर्ड मूवमेंट है, और जहां पे आप ओ देखोगे ना वो डाउनवर्ड मूवमेंट है।
लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो अपवर्ड मूवमेंट्स आर शोन बाय एक्स एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स आर शोन बाय ओ। मतलब जहाँ पे आप एक्स 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 दिख रहे हैं, पता कैसे लगे ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, पता कैसे लगे वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर। और ओ तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो पता कैसे चलेगा वो डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। मैं ऐसे भी तो समझ सकती हूँ ना, ये ओ नीचे था, ऊपर ऊपर आया, ऊपर वाला ओ हाईएस्ट है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है ऊपर वाला ओ हाईएस्ट है और नीचे वाला ओ लोएस्ट है, डाउनवर्ड ट्रेंड बता रहे। नहीं, ओ का मतलब है जब ये शेयर का मार्केट प्राइस नीचे गया, कितना नीचे गया वो उसका एक्सटेंशन बताया नीचे तक, कितना ऊपर जाएगा वो लास्ट ओ बताएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और एक्स क्या बताएगा, अपवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। डेटा फॉर विच प्राइसेस हैव बीन शोन आर आल्सो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कंसर्न्ड डे। एक दिन की एंड क्लोजिंग प्राइस क्या थी वो भी आपको पता लग जाएगी इसमें से। कैसे, वो डाउनवर्ड बताता है ना, ये देखो यहाँ से डाउनवर्ड 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 गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। दिस चार्ट इज यूजुअली टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड द ब्रेकआउट्स। मतलब वो कहाँ ब्रेक करके कहाँ ब्रेकआउट, मतलब क्या होता है देखो, अब जब शेयर प्राइस बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, अब बढ़ने के बाद एक ऐसी पॉइंट आई जहाँ पे वो रुक गया और वहां से नीचे आना शुरू हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड, तो ब्रेकआउट हो गया ना, उसकी चेन ब्रेक हो गई ना, ऊपर बढ़ने के बजाय वो और नीचे आ गया, ठीक है। सो एज इट डज नॉट कंसिडर टाइम एंड वॉल्यूम, मोस्ट एनालिस्ट डू नॉट डिपेंड ऑन दिस चार्टिंग मेथड। पर इसमें टाइम और वॉल्यूम ज्यादा इसमें नहीं होता है, इसमें टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता है, वॉल्यूम को कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, सिर्फ इतना पता लगता है, वैल्यू पता नहीं लगती, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस आप इस पर ज्यादा डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, टेक्निकली करेक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। देयरफॉर ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट होते हैं ना, वो इस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, एक्स अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है और ओ डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है, इतना क्लियर है सबको। आई नो यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल लिखा हुआ है, मैम ने वो नहीं बताया। आई रिपीट अगेन, वो नीचे आएगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल क्या होता है। इसके अलावा सबको समझ में आया अपार्ट फ्रॉम दिस? कम ऑन क्विकली टेल मी फास्ट। यस प्लीज somebody answer, is it clear? Guys, am I audible? Please be Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। चलो आगे बढ़ते, जापानीज कैंडल स्टिक। अब ये ना ये कैंडल की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया कैंडल स्टिक। इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस। द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे आर जॉइंट बाय अ वर्टिकल बार। ये देखो, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये हाईएस्ट था, इसको एक बार के साथ ज्वाइन कर दिया, एक लाइन के साथ, और लोएस्ट को भी एक लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो बन गया ना कैंडल की तरह, ठीक है। The opening and closing prices of the day are represented by the rectangle in between the vertical bar. मतलब ओपनिंग आपका, एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये आपका हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, मतलब ये कैंडल की तरह दिखेगा आपको ज्वाइन करने के बाद। समझ में आ रहा है आपको? इन द कैंडल स्टिक चार्ट अ थिक बार कॉल कैंडल, ये जो थिक बार है ना, कॉल कैंडल इज ड्रॉन इन द चार्ट। द अपर एज ऑफ द कैंडल इंडिकेट्स हाईएस्ट प्राइस, जो लोअर एज होता है, मतलब ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं लोअर प्राइस ऑफ द डे। समझ में आया? अब आप देखोगे ना, जो ये शेडेड पोर्शन है, कैंडल इज लेफ्ट ब्लैंक टू शो अपवर्ड मूवमेंट। जो कैंडल लेफ्ट मतलब ब्लैंक है ना, वो ऊपर